संसार की प्रायः सभी महान संस्कृतियां नदियों के तटों में उत्पन्न हुई हैं, नदियों के जल से ही पल्लवित पोषित हुई हैं। जिन कुछ अभागी संस्कृतियों को नदियों के तट और प्रकृति का संसर्ग नहीं मिला, वे साहित्य, दर्शन और विज्ञान के वास्तविक स्वरूप से आज भी अनभिज्ञ हैं, जीवन के उत्कृष्ट ध्येय से आज भी दूर हैं। इतिहास बताता है कि वे तब भी क्रूर थे, वर्तमान बता रहा है आज भी क्रूर हैं। आइए मालिनी नदी द्वारा सिंचित व परिपोषित उन पौराणिक स्थलों का परिभ्रमण करते हैं जिनका इतिहास पीढ़ी दर पीढ़ी आज तक जनमानस की मेधाओं में संचित हैं। मालिनी चंचल, अविरल, कलकल छल छल कर नृत्य की भाव भंगिमाओं का प्रदर्शन करती, राग रागनियों के कोमल स्वरों को मुखरित कर छंदों के यति, गति, लय, आरोह अवरोह को तरंगित लहरों के माध्यम से प्रस्तुत करती, सरस साहित्य के सभी आकार प्रकारों को समेटे धरती की कर्कशता में सजल भावों सी अनंत काल से बहती चली जा रही है। बहती हवा, बहते समय बहती मालिनी की जलधारा के साथ साथ परिणामों से उत्साहित हम भी इसके पावन तटों पर लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। नदी के प्रवाह के साथ साथ हम अपनी इस नदी घाटी की यात्रा में जुड्डा नामक स्थान से आगे बढ़ते हुए जवाड़गढ़ जा पहुँचे हैं। नदी तट पर दाहिनी ओर बसे जवाड़गढ़ की दूरी उद्गम से लगभग 6 किलोमीटर है। कुछ और आगे बढ़ते हैं तो नदी तट पर बाईं पहाड़ी पर लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर गुलिसघाट, 8 किलोमीटर पर गोपी गांव तथा 9 किलोमीटर पर सोट्यालधार नामक गांव पहाड़ी की ढलानों पर पसरे हुए नजर आते हैं। सोट्यालधार गांव का संबंध शकुंतला से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि यह नाम शकुंतलाधार का बिगड़ा हुआ रूप है। शकुंत पक्षियों को स्थानीय भाषा में सौंटुल कहा जाता है। कुछ जानकारों का मानना है कि इसी स्थान पर महर्षि कर्ण को नवजात शकुंतला मिली थी, जिसके ऊपर सौंटुल अर्थात शकुंत पक्षी मंडरा रहे थे। यही कारण है कि इस स्थान को सोट्यालधार कहा जाता है। तथ्यों के हिसाब से देखें तो यहाँ पर शकुंतला के मिलने की कथा वास्तविकता से दूर लगती है। दूर इसलिए कि महर्षि विश्वामित्र का आश्रम मालिनी नदी की सहायक नदी खैरगढ़ी के तट पर माना जाता है। वह स्थान यहाँ से काफ़ी आगे है। विश्वामित्र ही शकुंतला के जैविक पिता थे, जिनके नियोग से अप्सरा मेनका के गर्भ से उनकी उत्पत्ति हुई। अप्सरा मेनका और ऋषि विश्वामित्र में बिलगाव होने के पश्चात ऋषि विश्वामित्र नवजात बालिका को कर्णवासम परिसर में छोड़ आए थे, ताकि आश्रमवासी उसे अपना सकें, उसका लालन पालन कर सकें। साहित्यों में वर्णित कथानकों से ज्ञात होता है कि महर्षि कर्णों का कर्णवाश्रम शिवालिक पर्वतों की तलहटी में स्थित आंशिक समतल भूभाग में था, जहां तक रथ आसानी से आ जा सकते थे। प्राप्त पुरातात्विक प्रमाणों के हिसाब से भी देखा जाए तो यह संभावना यहां से लगभग 15 किलोमीटर आगे जाकर बनती है। हम यहाँ पर उस दूसरी संभावना से अधिक प्रभावित हैं कि देवी शकुंतला के निवास से जुड़े होने के कारण ही इस स्थान को शकुंतलाधार कहा गया होगा। इसलिए भी कि जनश्रुतियों के अनुसार इस पहाड़ी के ठीक दूसरी ओर की पहाड़ी की ऊंचाई पर भरतपुर नामक गांव आबाद है, जिसे भरपूर कहा जाता है। जन मान्यताओं के अनुसार वहीं पर महर्षि मारीच के आश्रम में शकुंतला ने अपने पुत्र भरत को जन्म दिया था तथा अपना 6 वर्षों का निर्वासित जीवन व्यतीत किया था। महर्षि मारीच कश्यप महान तपस्वी होने के साथ साथ आयुर्वेद के अन्वेषक भी थे। वे ऋग्वेद के अष्टम मंडल के सूक्त संख्या 29 के मंत्र दृष्टा ऋषि भी हैं और कश्यप संहिता नामक आयुर्वेद ग्रंथ के प्रणेता भी। उनके आश्रम का मुख्य परिसर वर्तमान महाबट शिखर पर था, जो धार्मिक गतिविधियों का केंद्र था। औषधि निर्माण तथा चिकित्सकीय शोध से संबंधित उनके आयुर्वेदिक परिसर महाबट शिखर के दोनों ओर विस्तृत थे, जो वर्तमान कश्याली से लेकर भरपूर तथा किमसेरा तक फैला हुआ था। क्यों पाणी नामक स्थान भी यहाँ से निकट ही है। जन मान्यताओं के अनुसार यह वही स्थान है जहाँ पर बालक भरत शेर के शावकों से क्रीड़ा किया करते थे। सोट्यालधार के ठीक विपरीत की पहाड़ी के नदी तट पर किमसेरा गांव आबाद है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि इसका प्राचीन नाम कर्णसेरा अर्थात महर्षि कर्णों की उपजाऊ भूमि है।
जन मान्यताओं के अनुसार मालिनी नदी तट से गुजरने वाले 4 धाम के तीर्थयात्री यहीं किमसेरा से भगवान बद्रीनाथ को अर्पित करने के लिए सुगंधित चावल खरीदा करते थे। कुछ विद्वान किमसेरा नाम को किम पुरुषों से जोड़कर देखते हैं। पुराणों में विभिन्न संस्कृतियों के दर्शन होते हैं। नर संस्कृति, वानर संस्कृति, राक्षस संस्कृति, यक्ष संस्कृति, किन्नर संस्कृति आदि आदि, जिनके अस्तित्वों का प्रमाण आज भी हिमालय प्रांत में प्राप्त हो जाते हैं। प्राचीन पौराणिक ग्रंथों में जिन किन्नरों या किम पुरुषों का वर्णन पाया जाता है उन्हें आज हम किरात जाति के नाम से भी जानते हैं। तो आज वे जातियां कहाँ हैं? वे जातियां आज भी हैं और हमारे आसपास ही हैं। हाँ, यह बात और है कि वे सभी जातियां अपने मूल स्वरूप से हटकर आर्य अर्थात हिंदू संस्कृति में एकाकार हो चुकी हैं। रक्त मिश्रण होने से उनकी व्यक्तिगत पहचान भी समाप्त होती चली गई है। पहचानोगे भी तो कैसे? जानकारों के अनुसार मालिनी नदी घाटी में स्थित किमसार, जयगांव, द्यूला, धारी, सीला आदि स्थानों में किरात जाति का अस्तित्व आज से कुछ समय पहले तक मौजूद था, जो नृत्य गायन करके अपनी आजीविका चलाया करते थे। प्रवाह के साथ साथ आगे चलते रहने पर नदी तट में उद्गम से लगभग 10 किलोमीटर पर जमणखेत, 11 किलोमीटर पर डबराल गांव बसा हुआ है। यहाँ पर महाबगढ़ शिखर के धुरा भरपूर से निकलकर बहने वाली जलधारा मालिनी नदी में मिलकर उसके प्रवाह में वृद्धि करते हैं। मालिनी जलधारा के साथ साथ आगे बढ़ते रहने पर 12 किलोमीटर पर मयड्डा गांव की बसावट दिखाई देती है। मयड्डा गांव को अप्सरा मेनका से जोड़ा जाता रहा है। संभावना की जा सकती है कि मेनका के नाम से विख्यात यह गांव आज अपभ्रंशित होकर मयड्डा हो गया है। ऋषि विश्वामित्र का आश्रम तथा मेनका शिला के निकट ही होने के कारण इस संभावना को बल मिलता है। यहाँ पर महाबगढ़ शिखर से निकलकर शिवपाणी से होकर गुजरने वाली एक और जलधारा का विलय मालिनी नदी में होता है। इस जलधारा को गुलंगघोटा के नाम से जाना जाता है। यहाँ मयड्डा से लगता हुआ रणेश गांव है, जो महाबगढ़ के गढ़पति असवालों का गांव हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ पर असवाल जाति का कोई भी परिवार निवास नहीं कर रहा है। असवाल जाति के शासक लोग यहाँ से सपरिवार क्यों पलायन कर गए, यह भी रहस्य का विषय है। मयड्डा से कुछ आगे मरणखेत नामक स्थान है, जो नदी के उद्गम से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मरणखेत किसी समय में प्रसिद्ध स्थान था, क्योंकि यहाँ पर प्रायः सभी दिशाओं के पथ और पथिक आकर मिलते थे। मरणखेत नाम से संभावना की जा सकती है कि इस भूमि पर किसी प्रभावशाली ऐतिहासिक व्यक्ति की मृत्यु हुई होगी। किसकी हुई होगी, बहुत खोज खबर के बाद भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका है। संभावना की जा सकती है कि महाबगढ़ के शासकों तथा मैदानी आक्रमणकारियों के बीच कभी यहाँ पर भयंकर युद्ध हुआ होगा, जिसमें किसी प्रभावशाली व्यक्ति का मरण हुआ होगा। संभावना इस बात की भी है कि नदी तट पर स्थित होने के कारण यहाँ पर अंतिम संस्कार का कार्य किया जाता रहा है। हो सकता है इसी निमित्त इस स्थान को मरणखेत कहा गया हो। मरणखेत के ठीक ऊपर बाईं ओर मथाना नामक गांव आबाद है। गांव बांझ और बांस के घने जंगलों के बीच में अपेक्षाकृत समभूमि पर बसा हुआ है। मालिनी नदी घाटी में जितने भी गांव हम देख पाए हैं, यह गांव उन सभी गांवों में सबसे सुंदर है। कारण यहाँ पर उपजाऊ और बड़े बड़े कृषि भूखंड हैं, जो सिंचित होने के कारण वर्ष भर धान, गेहूँ, मक्का, मंडवा, चौलाई तथा विभिन्न प्रकार के दालों की खेती से लहलहाते रहते हैं। नदी के प्रवाह के साथ साथ जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, कई पौराणिक स्थलों व वहाँ पर उत्पन्न व्यक्तित्वों से हमारा परिचय होता चला जा रहा है। चमिया के महर्षि च्यवन, सोट्याल धार की देवी शकुंतला, मयड्डा की अप्सरा मेनका और भरतपुर यानी भरतपुर के दुष्यंत पुत्र भरत सभी पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं। ऐसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व जिनके कृतित्वों से आज भी हमारा समाज ऋणी है, लेकिन क्या हम आज तक इन व्यक्तित्वों का सटीक आकलन कर पाए हैं? क्या हम अपने इन ऐतिहासिक व्यक्तित्वों को अपने इतिहास में समुचित स्थान दे पाए हैं? अपने वास्तविक इतिहास को कपोल कल्पित तथा चंद लुटेरों के इतिहास को ही अपना असली इतिहास समझ लेने वाली मानसिकता ने हमें आज भी गुलाम बनाया हुआ है। ऐसे में हम उस स्वर्णिम इतिहास का सटीक आकलन करें भी तो कैसे? क्या भारत देश को अपना नाम देने वाले चक्रवर्ती राजा भरत का इतिहास कपोल कल्पित है? सोचिएगा जरूर। नमस्कार।